खोज खबर में बात कमलेश तिवारी हत्याकांड की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के एजेंडे में कानून व्यवस्था सबसे ऊपर रहा है। योगी की इनकाउंटर पुलिस शहर शहर बदमाशों के सफायों में जुटी है, लेकिन कमलेश तिवारी हत्याकांड में उसी पुलिस के हाथे अब तक हत्यारे तक नहीं पहुंच पाए हैं। साजिशकर्ता पकड़ लिए गए हैं, हत्यारे सीसीटीवी में नजर आते हैं, लेकिन पुलिस अब तक उनसे दूर है। ये दो तस्वीरें भर नहीं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठते सवाल हैं। कमलेश तिवारी के हत्यारों को ढूंढती योगी की पुलिस शहर शहर छापेमारी में जुटी है, लेकिन हत्यारे उसकी पहुंच से दूर हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर शाहजहांपुर तक करीब 24 घंटे में हत्यारे 2 बार सीसीटीवी में कैद हुए, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को लखीमपुर के पलिया में दोनों आरोपियों ने ई रिक्शा बुक की, उसके बाद इनोवा कार किराए पर ली। ये कार इरशाद और राजकुमार नाम के 2 लोग पार्टनरशिप में चलवाते हैं। बताया जा रहा है कि इसी कार से दोनों शाहजहांपुर के लिए निकले। रास्ते में एक आरोपी ने ड्राइवर तौहीद के मोबाइल से किसी महिला को कॉल किया और उससे गुजराती में कुछ बातचीत की। दोनों आरोपी शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के पास उतरे। उन्हें छोड़कर ड्राइवर आगे निकला ही था कि उसके फोन पर दोबारा उसी महिला की कॉल भी आई। हालांकि बाद में पुलिस ने ड्राइवर तौहीद और उसके साथी छोटू को हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपी शाहजहांपुर में भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें पकड़ने में नाकाम रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए संभल में कई ठिकानों में छापेमारी भी की गई। एटीएस की टीम ने बरेली से एक मौलाना को भी हिरासत में लिया है। सैयद कैफी नाम के इस शख्स से एटीएस लखनऊ में पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि कमलेश की हत्या के बाद हत्यारे सैयद कैफी से मिलने बरेली आए थे। वहीं कर्नाटक के हुबली से भी पुलिस ने मोहम्मद जफर सादिक नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया। हुबली से पकड़ा गया युवक रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है। जाहिर है यूपी पुलिस के लिए इस समय कमलेश के हत्यारों को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। कमलेश की हत्या के 4 दिनों बाद भी हत्यारे शहर शहर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली हैं और योगी सरकार के पास आश्वासन से ज्यादा कुछ नहीं। पीड़ित परिवार ने विशेष रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा है। पीड़ित परिवार इंसाफ चाहता है और सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, कमलेश तिवारी जी के परिवार के साथ खड़ी है। हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जाएगा। मैं शीघ्र का मतलब कुछ घंटों के अंदर हम लोग लोकेशन मिल रही है, लगातार आप अखबारों में भी आ रहा है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शीघ्र पकड़े जाएंगे। हम पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और अदालत से मांग करेंगे कि जो मैक्सिमम सजा है मृत्युदंड वो हत्यारों को मिले। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा जरूर दे रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े उनके पेशानी पर बल लाने के लिए काफी हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक महिलाओं समेत कई तरह के अपराध में यूपी देश में पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी में जहां 2016 में 49,262 केस दर्ज हुए, वो 2017 में बढ़कर 56,011 हो गए। महिला उत्पीड़न के 14% मामले अकेले यूपी से दर्ज हुए हैं। दलित उत्पीड़न के मामलों में भी यूपी देश में सबसे ऊपर है। 2016 में 10,426 तो 2017 में 11,444 मामले एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं। 2016 में अपहरण के यूपी में 15,898 केस दर्ज हुए थे। 2017 में आंकड़ा 19,921 हो गया है। जिंदा चलाया जा रहा है, दिन दिहाड़े अपराध हो रहे महिलाओं के खिलाफ। आपने देखा है कि जो नए स्टैटिस्टिक्स आए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम पोजीशन में है इस मामले में कि महिलाओं पे कितना अपराध हो रहा है। तो सरकार को कुछ चेक करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। हम दूसरे राज्यों से अपराधी आकर अपराध की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार के पास सत्ता है, अब बहानेबाजी बंद करनी चाहिए ना और काम करना चाहिए। परिवार वाले कह रहे हैं और ये बातें सीरियसली लेनी चाहिए। 300 अफसरों की रेड, 500 करोड़ का खजाना, कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है खुद को कल्कि का अवतार बताने वाले बाबा के बारे में।
कल्कि महाराज, जिनके देश विदेश में लाखों भक्त हैं, चेन्नई भर में दर्जनों आश्रम हैं, उनके आश्रम से आईटी और ईडी की रेड के दौरान जो संपत्ति मिली है वो हैरान कर रही है। जांच टीम के पास बाबा के लिए दर्जनों सवाल है और बाबा टीम की पहुंच से दूर। यह अलग बात है कि कल्कि महाराज का कहना है कि वो भागे नहीं हैं। धरती पर ऐसा आश्रम मानो कल्पना में स्वर्ग दिख रहा हो। ऐसी भव्य इमारत जहां बसते हैं हजारों लोगों के गुरु कल्कि महाराज। सर्वेश्वर और एक ईश्वर की सीख देने वाले कल्कि महाराज खुद को भगवान का अवतार मानते हैं। वो भक्तों को सुखी जीवन का सार बताते हैं। चीन से, अमेरिका से, सिंगापुर से, यूएई से, न जाने कितने देशों से इनके भक्त आश्रमों में पहुंचते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। लेकिन कल्कि महाराज का आश्रम अब विवादों में है, क्योंकि आयकर विभाग ने इनके आश्रमों से 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बरामद की है। कल्कि भगवान के आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका में 40 ठिकानों में आईटी ने छापामारी किया। 18 करोड़ के रुपए अमेरिकी डॉलर में पाए गए, 88 करोड़ करीब सोने और जेवरात पाए गए। और हम बता दें कि 1271 कैरेट हीरा, जिसकी मूल्य अगर बताई जाए तो 5 करोड़ रुपए, वो भी जब्त किए गए। आयकर विभाग को इनके आश्रमों से 44 करोड़ रुपए की इंडियन करेंसी, 18 करोड़ के डॉलर, 88 किलो सोना और 1271 कैरेट हीरा मिला था। कल्कि महाराज पर आरोप है कि आश्रम में होने वाली कमाई का पैसा टैक्स हेवन देशों में निवेश किया जा रहा था। छापे की कार्रवाई के बाद से लापता कल्कि महाराज और उनकी पत्नी ने अब भक्तों के नाम एक वीडियो संदेश दिया है। But then there are rumors that we have left the country, that we have fled the country. But no, we are only in Nemam. We are either operating from Nemam or from Satyaloka, depending on where I am required. And not anyway, you know, I do conduct M&M classes, and I have spoken to the Dharma Samstapaks. पता चला है कि करीब 30 साल पहले विजय कुमार एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क थे। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर जीवाश्रम नाम का एक आश्रम बनाया और फिर कई देशों में वेलनेस सेंटर चलाने लगे। अब पता चला है कि आश्रम की कमाई के पैसों को विदेश में तरह तरह के कारोबार में निवेश किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लव जिहाद का जिन्न बाहर आया है। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह का कहना है कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। उन्होंने इसके पीछे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह पर षड्यंत्र का आरोप लगाया है। लव जिहाद का मतलब क्या होता है? लव जिहाद का मतलब हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाना। मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन कराने के दम इस धरती पे किसी को नहीं है। मेरी बेटी है, मैं बातचीत कर रहा हूँ, प्रयास करेंगे, हमारी बेटी हमारे साथ ही रहेगी। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। सुरेंद्र नाथ सिंह इसके लिए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भाई ये भोपाल का विधायक आरिफ मसूद है और इनके साथ पूरी गैंग, वो क्या बोलते हैं, हैदराबाद वाला ओवैसी टाइप के लोग, पूरे देश भर में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कोई भोपाल में थोड़ा हो रहा है, पूरे देश में, दुनिया भर में लोग कर रहे हैं। अरे भाई देखो, जयचंद कहाँ नहीं होते, गद्दार हर जगह हैं, ये गद्दारों को भी देखेंगे। भोपाल मध्य के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने पिछले हफ्ते अपनी बेटी भारती सिंह के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के 2 दिन बाद ही मामले में ट्विस्ट आ गया। सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी ने एक वीडियो जारी किया और अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगा दिए। मैं भारती सिंह, डॉटर ऑफ सुरेंद्र नाथ सिंह, मैं अपने घर से अपनी मर्जी से आई हूँ और ऐसा पहली बार नहीं है कि मैं अपने घर से आई हूँ। 10-20 बार ऐसा हो चुका है। 10 साल से मेरे घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार अपने घर से आ जाती हूँ। मेरा मौसी का बेटा है सुशील, वो मुझे बहुत परेशान करता है, उसने मुझे मारा भी है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए मैं घर से आई हूँ। इस वीडियो के सामने आते ही तूफान मच गया। सुरेंद्र नाथ ने कहा कि उनकी बेटी को बरगलाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी बेटी को जल्द नहीं ढूंढा गया तो कोहराम मच जाएगा। पुलिस ने भी आनन फानन में सुरेंद्र नाथ सिंह की बेटी की तलाश तेज की। उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के जलगांव में मिली।
फिलहाल उसे भोपाल जिला अस्पताल परिसर में गौरबी सखी सेंटर में रखा गया है। बेटी से मिलने के बाद एक बार फिर सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। ये लव जिहाद का मतलब क्या होता है? लव जिहाद का मतलब यही है कि मुस्लिम युवक हिंदू की लड़की शादी कर ले, गैर मुस्लिम शादी करे। और मेरा सभी शांति प्रिय लोगों से है कि भैया अपने अपने धर्म को देखो, दूसरे के धर्मों में दखल मत दो। बेटी का 4 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर टंडन का ट्रीटमेंट चल रहा है, पूरी पर्चियां हैं कोर्ट के अंदर भी, हम उसको पेश करेंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह का इस मामले में अब तक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके विरोध में प्रदर्शन जरूर शुरू हो गए हैं। सुरेंद्र समर्थकों की तरफ से थाना टीटी नगर का घेराव किया गया। कश्मीर पर बयान देने के मामले में भारत ने मलेशिया को भी सबक सिखाने की तैयारी कर ली है और साफ पैगाम है कि देश साजिशों के जाल को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय व्यापारियों ने मलेशिया के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। कश्मीर पर फरेब इस तिकड़ी की हर चाल को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। यूएन के मंच पर पाकिस्तान के झूठ का साथ देने के बाद पीएम मोदी ने अपना तुर्की दौरा रद्द कर दिया, तो अब बारी मलेशिया की है। मलेशिया को सबक सिखाने की तैयारी की है हिंदुस्तान के कारोबारियों ने। भारतीय कारोबारियों ने मलेशिया से पाम ऑयल के नए सौदे करना बंद कर दिया है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर अभी कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि हमारे लिए देश पहले है, कारोबार बाद में। लगता था कि भाई मलेशिया पे कोई इंडियन गवर्नमेंट कोई एक्शन लेगी, मे बी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर से कोई एक्शन ले सकती है। तो इसके लिए हमने अपने मेंबर को एक इंटीमेशन किया है कि भाई आप जरा दूर रहिए, अभी मत कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, अभी वहां से मत लीजिए जब तक हमारे पास पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। हर साल भारत 90 लाख टन पाम ऑयल आयात करता है। ज्यादातर पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से ही आता है। इसके अलावा अर्जेंटीना और यूक्रेन से भी तेल आयात किया जाता है। साल सितंबर तक 39 लाख टन ऑयल मलेशिया से आया है। माना जा रहा है कि सरकार मलेशिया से आयात पर पाबंदी लगा सकती है। हालांकि कारोबारी मानते हैं कि इससे भारत को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम मलेशिया से नहीं लेंगे टाइम बिंग, तो इंडोनेशिया सरप्लस है, यूक्रेन में है, अपना अर्जेंटीना में है, तो कोई सप्लाई चेन में कोई रुकावट नहीं आएगी और जैसे ही अपना है वही चले। और एक आपके लिए जानकारी के बताऊं कि जो अभी जो पाम ऑयल का दाम है एकदम नीचे से नीचे चल रहा है, तो अगर दाम भी थोड़ा बढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। टर्की और मलेशिया के साथ मिलकर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मामले में इस्लामिक कार्ड खेलना चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान का पैगाम साफ है कि कश्मीर पर इमरान के झूठ का साथ देने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान हर मोर्चे पर मात खाता रहा है, लेकिन फिर भी वो सुधरने को तैयार नहीं है। जब पाकिस्तानी फौजियों और पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सेना की गोलियां बॉर्डर पर खाई, तो उसके बाद वो थोड़ी सख्ते में आ गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी साजिशकर्ता ड्रोन के जरिए आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में हैं। ड्रोन से ड्रग्स, ड्रोन से हथियार, ड्रोन से हाईटेक गैजेट्स, पाकिस्तान का डेंजरस प्लान। हर मोर्चे पर मार खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी बेशर्म और कायर करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान मौसम बदलने से पहले अपनी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए पाकिस्तान रच रहा है ड्रोन वाली खतरनाक साजिश। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकी घुसपैठ कराने की हर कोशिश में पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। एजेंसीज अब कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के पालतू ओवरग्राउंड वर्कर्स और गाइड्स की शिनाख्त करने में जुटी है, ताकि बर्फबारी के दौरान कश्मीर घाटी में आतंकी घुसपैठ कराने की पाकिस्तान की जीपीएस वाली साजिश को नाकाम किया जा सके।
हथियारों से आमने सामने की लड़ाई में हर बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान भारत में आतंक को बढ़ाने के लिए हाईटेक ड्रोन्स को भेजने की साजिशें बुन रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान हाईटेक कैमरे वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन के जरिए आतंकियों तक जीपीएस और नेविगेशन गैजेट्स भेजने की साजिश है। आईएसआई ने कश्मीर में मौजूद ग्राउंड वर्कर्स को बर्फबारी के दौरान नए रास्तों को तैयार करने का जिम्मा दिया है। नक्शा बनाने का काम आतंकी गाइडों को सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई ऐसे गाइड तैयार कर रहा है जो बर्फबारी के बाद भी आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ करवा सके। पाकिस्तान पंजाब के रास्तों पर अपनी ड्रोन साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर चुका है। 7 अक्टूबर को पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया। 8 अक्टूबर को पंजाब के हुसैनीवाला बॉर्डर फिरोजपुर में इसे फिर देखा गया। 10 अक्टूबर को पंजाब के ही हुसैनीवाला बॉर्डर में इस ड्रोन को देखा गया। 9 से 16 सितंबर के बीच करीब 8 चीनी ड्रोन के जरिए 80 किलो विस्फोटक सामग्री पंजाब और जम्मू कश्मीर भेजी गई। 22 सितंबर को पंजाब के तरन में KZF के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। इनमें से एक आतंकी आकाशदीप की निशानदेही पर ड्रोन बरामद किया गया। 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के श्री गंगानगर में हिंदू मलकोट बॉर्डर पर पाकिस्तान का ड्रोन दिखा, जिसे भारत ने मार गिराया। पाकिस्तान की तमाम साजिशें पकड़े जाने के बाद से भारत की रक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं। रविवार को भारत ने पीओके में मौजूद आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया था और अब जैसलमेर के रण में भी भारतीय फौज की ये तैयारी पाकिस्तान की हलक सुखा रही है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही घाटी में दहशतगर्द फिर सिर उठाने लगे हैं। जम्मू की चिनाब घाटी में 2 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर है। डोडा पुलिस ने तो बकायदा 2 आतंकियों का पोस्टर जारी किया है और इनाम रखा है पूरे 15 लाख रुपए। हारून अब्बास वानी, मसूद अहमद, ये वो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जो जन्नत में जहर घोलने की साजिश रच रहे हैं। ये चिनाब घाटी में दहशत फैलाने का प्लान बना रहे हैं और इनके प्लान को लेकर पुलिस और सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। डोडा पुलिस ने दोनों आतंकियों का पोस्टर जारी किया है और इनकी कोई भी जानकारी देने वालों को 15 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि हारून अब्बास वानी MBA पास है और सितंबर 2018 से अपने घर देसा से गायब हो गया था। बाद में उसके हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने की खबर आई। दूसरा इनामी आतंकी मसूद अजहर भी डोडा के देसा इलाके का रहने वाला है। उस पर कई पुलिस केस चल रहे हैं और खबर है कि इसी से परेशान होकर उसने आतंकी संगठन का हाथ थाम लिया। सुरक्षा बलों को शक है कि ये दोनों आतंकवादी एक बार फिर जो चिनाब वैली का एरिया पड़ता है, जिसमें डोडा, भद्रवा और साथ ही किश्तवाड़ का एरिया पड़ता है, वहां पर लड़कों को रिक्रूट करने का काम कर रहे हैं और साथ ही आतंकवाद फैलाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अब इन दोनों पर इनाम रखा है। पुलिस को शक है कि दोनों आतंकी चिनाब घाटी में ही मौजूद हैं और दूसरे नौजवानों को भी ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं ताकि जल्द से जल्द अमन के इन दुश्मनों को पकड़ा जा सके।